क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस आखिर काम कैसे करता है? एक ऐसा संगठन जिसके एक इशारे पर दुनिया की सुपर पावर्स एक साथ खड़ी हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। आज के इस वीडियो में हम न्यूज हेडलाइंस से हटकर नेटो के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो हर यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। 1949 में 12 देशों से शुरू हुआ ये सफर आज 2026 में 32 मेंबर्स तक कैसे पहुंचा? क्या है वो आर्टिकल 5 जिसे नेटो की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? चाहे वो नेटो का कलेक्टिव डिफेंस का सिद्धांत हो या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी में इसका बदलता रोल, आज हम नेटो की हिस्ट्री, इसके स्ट्रक्चर और करंट जियोपॉलिटिक्स पर इसकी असर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो अगर आप भी इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो डायरी और पेन तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डीप एनालिसिस। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आखिर नेटो है क्या? आसान शब्दों में कहें तो नेटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों का एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। इसका मेन मकसद है अपने मेंबर देशों की कलेक्टिव सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को पक्का करना यानी सिक्योर करना। इसकी शुरुआत साल 1949 में हुई थी और तब से लेकर आज यानी 2026 तक नेटो दुनिया के बदलते खतरों के हिसाब से खुद को लगातार इवॉल्व कर रहा है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पॉइंट की जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 5। नेटो असल में कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि अगर नेटो के किसी भी एक मेंबर देश पर हमला होता है तो उसे पूरे ग्रुप पर हमला माना जाएगा और सभी मेंबर्स मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। बस यही वजह है कि आज के समय में नेटो कंट्रीज लिस्ट 2026 इतनी डायनामिक और पावरफुल हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नेटो के असली ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य हैं क्या? इसे समझने के लिए हमें इसके काम करने के तरीके को देखना होगा। नेटो का सबसे पहला और बड़ा मिशन है अपने मेंबर देशों को किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट यानी बाहरी खतरे से सुरक्षित रखना। इसके लिए ये सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करता है। नेटो का रोल सिर्फ अपने मेंबर्स तक से ही सीमित नहीं है। ये ग्लोबल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए नॉन मेंबर देशों के साथ भी पार्टनरशिप मजबूत करता है। साथ ही बदलते वक्त के साथ खुद को अपडेटेड रखने के लिए नेटो लगातार मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर फोकस करता है ताकि उसकी सेनाएं हर तरह की चुनौती के लिए हमेशा रेडी मोड में रहें। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी जानकारी की जिसके लिए एस्पिरेंट्स हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, यानी नेटो कंट्रीज लिस्ट 2026। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सफर की शुरुआत 1949 में 12 फाउंडिंग मेंबर्स जैसे यूएसए, यूके, कनाडा और फ्रांस के साथ हुई थी, आज वो बढ़कर 32 देशों का एक विशाल परिवार बन चुका है। अगर हम इस विस्तार यानी एक्सपेंशन पर नजर डालें तो 1952 में ग्रीस और तुर्की जैसे देश जुड़े, फिर 1955 में जर्मनी और 1982 में स्पेन इसका हिस्सा बना। 1999 और 2004 के बीच एक बड़ा बदलाव आया जब पोलैंड, हंगरी, एस्टोनिया और लातविया जैसे कई ईस्टर्न यूरोपियन देश नेटो में शामिल हुए। लेकिन हाल के सालों में सबसे बड़ा मेजर शिफ्ट तब देखा गया जब रूस यूक्रेन वॉर के बीच फिनलैंड 2023 और स्वीडन 2024 ने अपनी न्यूट्रलिटी छोड़कर नेटो ज्वाइन कर लिया। आज 2026 में ये 32 देश मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हाउस बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल अलायंस की शुरुआत कहां से हुई थी? नेटो की नींव 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में रखी गई थी जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर साइन किया गया था। वर्ल्ड वॉर II के बाद जो जियोपॉलिटिकल हालात बन रहे थे उनसे निपटने और कलेक्टिव डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए उस वक्त 12 फाउंडिंग मेंबर्स एक साथ आए थे। इन ओरिजिनल 12 देशों में शामिल हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस। इन्हीं 12 देशों ने मिलकर वो रूल बुक तैयार की थी जिसके बेसिस पर आज ये 32 देश एक साथ खड़े हैं। एस्पिरेंट्स के लिए ये 12 नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में फाउंडिंग मेंबर्स और लेटर एडिशंस के बीच अंतर पूछा जाता है। लेकिन क्या कोई भी देश बस एक एप्लीकेशन देकर नेटो का हिस्सा बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। नेटो की ट्रीटी के आर्टिकल 10 में बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जिन्हें पूरा करना किसी भी नए देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त यह है कि वो देश एक डेमोक्रेटिक नेशन होना चाहिए जो सहनशीलता और विविधता को बढ़ावा देता हो। साथ ही उस देश की इकोनॉमी मार्केट बेस्ड होनी चाहिए और वहाँ की सेना यानी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा एक चुनी हुई सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर उस देश के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते यानी रिलेशंस होने चाहिए और
वो नेशनल बॉर्डर्स की इज्जत करता हो। अंत में उस देश को अपनी मिलिट्री को नेटो के डिफेंस सिस्टम के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इन्हीं कड़े नियमों की वजह से कई देशों की मेंबरशिप पर आज भी इंटरनेशनल डिबेट जारी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर एग्जाम्स और डिबेट्स में पूछा जाता है, क्या भारत नेटो का मेंबर है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। भारत नेटो का हिस्सा नहीं है। हालांकि भारत और नेटो के बीच काफी क्लोज पार्टनरशिप रही है। भारत ने अफगानिस्तान में नेटो के नेतृत्व वाले ISAF मिशन जैसी ऑपरेशंस में भी अपना योगदान दिया है। पिछले कुछ सालों में यह चर्चा काफी तेज हुई कि क्या भारत को नेटो ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि भारत सरकार ने अभी तक मेंबरशिप के लिए अपनी तरफ से कोई भी इच्छा नहीं जताई है। हाँ, हम सहयोग यानी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। इसी कड़ी में 2021 में भारत और नेटो ने एक फ्रेमवर्क फॉर एनहांस्ड कोऑपरेशन पर दस्तखत किया था। इसी कड़ी में 2021 में भारत और नेटो ने एक फ्रेमवर्क फॉर एनहांस्ड कोऑपरेशन पर साइन किया था, जिसका मकसद सिक्योरिटी इंश्योर पर एक साथ काम करना है। भविष्य में यह रिश्ता क्या मोड़ लेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्ष ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के चैलेंज पर मिलकर काम करने के लिए कमिटेड नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये था नेटो का 1949 से लेकर 2026 तक का पूरा सफर और भारत के साथ इसके रिश्ते का पूरा सच। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अलायंस सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल बैलेंस बनाए रखने के लिए भी होता है। एस्पिरेंट्स के लिए आज का टेक अवे क्वेश्चन ये है कि क्या भारत को अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी छोड़कर नेटो जैसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।